हेलो स्टूडेंट्स। एक टाइम था जब स्पेस एक्सप्लोरेशन में सिर्फ नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी को ही मेन एजेंसीज माना जाता था। 15 अगस्त 1969 में हमारा इसरो आता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो ने धीरे धीरे करके डेवलपमेंट स्टार्ट किया। 1975 में हमने पहला अपना सैटेलाइट को लॉन्च करवाया, जो देन यूएसएसआर के थ्रू, और उसके बाद 1980 में हमने अपना खुद का सैटेलाइट भी डेवलप किया, हमने खुद का रॉकेट भी डेवलप किया और दोनों को लॉन्च भी कराया। डेफिनेटली वो टाइम था और आज एक टाइम है कि जब इंडिया को दुनिया एक तरीके से देख रही है, यानी हमारे जो स्पेस मिशंस है, जितने भी हमने स्पेस मिशंस पास्ट में किए हैं, उसमें से 96% एफिशिएंसी रही है और 96% एक तरीके से सक्सेसफुल रहे हैं हमारे मिशंस। ऐसे में जो दूसरी कंट्रीज है आज इंडिया की तरफ देख रही हैं अपने मिशंस को सक्सेसफुली कंप्लीट कराने के लिए। रिसेंटली एक और न्यूज हमारे सामने आई है जहां पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन कुछ कंट्रीज में उन्होंने हमें एक मिशन ये अपना सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे साथ वो एक मिशन करने वाले हैं। स्पेशली सोलर मिशन ये होगा और जिसमें सोलर की डिटेल स्टडी की जाएगी। स्पेशली हमारा जो टारगेट रहेगा, सन की आउटर मोस्ट जो लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोना, उसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसमें मेन एजेंसी होगी जिसमें पूरी तरीके से असिस्ट करने वाला है इंडिया, बल्कि इसमें लॉन्च करेगा हमारा इंडिया, यानी पीएसएलवी एक्सेल वर्जन के किसी रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा। 4 दिसंबर 2024 में ये डेट डिसाइड की गई है। डेफिनेटली इस तरह के मिशन जो है पहले भी हो चुके हैं, लेकिन ये अपने आप में सबसे पहला मिशन होगा इतनी प्रिसीशन के साथ में, जिसमें पूरे वर्ल्ड में आज तक इतनी प्रिसीशन अचीव नहीं की गई है। आज तक किसी ने भी कोरोना को इतनी डिटेल में स्टडी नहीं किया है जिसमें आज हम इसमें करने वाले हैं और इस प्रोग्राम में ये रिसर्च होने वाली है। ये मिशन की लाइफ 2 साल होगी और इसको 4 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। 2 साल की स्टडी के बाद इसके ऊपर फर्दर स्टडीज होंगी। सैटेलाइट तो 2 साल के बाद वहां से इंफॉर्मेशन देना बंद कर देगा, लेकिन इसके ऊपर जो स्टडी है वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। हमने रिसेंटली 2023 के अंदर में आदित्य L1 भी लॉन्च किया था। उससे पहले नासा ने सोलर पार्कर लॉन्च किया था। उससे भी पहले बहुत सारे सोलर एक्सप्लोरेशन हो चुके हैं, लेकिन ये जो मिशन होगा जिसका नाम है प्रोबा 3, ये अपने आप में एक अनोखा मिशन होगा। एक ऐसा मिशन जिसमें हम ऐसी चीज को स्टडी करें जो इससे पहले नहीं स्टडी की गई है। सोलर विंड के ऊपर डिटेल स्टडी करने वाले हैं, सोलर स्टॉर्म के ऊपर डिटेल स्टडी करने वाले हैं। स्पेशली जो सन का आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज कोरोना, जिसका टेम्परेचर सन का सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला लेयर होता है, वो जो लेयर है जिसको आज तक ठीक से स्टडी नहीं किया, वो हम स्टडी करने वाले हैं। स्पेशली यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा बनाए गए ये जो सैटेलाइट्स हैं, प्रोबा 3 के सैटेलाइट्स, ये जो मिशन होगा वो एक तरीके से वो डिटेल स्टडी करेंगे। और डिटेल स्टडी करने के बाद में, क्योंकि इसको हम लॉन्च कर रहे हैं, इंडिया लॉन्च कर रहा है अपने पीएसएलवी एक्सेल से, तो लॉन्च की सारी जिम्मेवारी इंडिया के पास है, प्लस में उसको ट्रेस करने की जिम्मेवारी भी इंडिया के पास है। और जब ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, लॉन्च सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इंडिया दोनों मिलकर ये डेटा कलेक्ट करेंगी और अपनी अपनी रिसर्च को सक्सेसफुल बनाएंगी। आइए आज इसी चीज को डिटेल में समझते हैं कि क्या है ये प्रोबा 3 मिशन। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्या क्या प्रोग्राम बनाया है, किस चीज को हम डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, कितने टाइम का ये मिशन होगा, कितना कॉस्ट लगेगा, कौन कौन से इसमें पेलोड्स लगे हैं और किस किस कंट्री को ये फायदा होगा, कौन कौन सी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ यूरोपियन सोलर मिशन विच इसरो विल लॉन्च। डेफिनेटली आज जो इसरो के ऊपर दुनिया का ट्रस्ट इतना बढ़ गया है कि वो अपने जो इतने इंपॉर्टेंट मिशंस है उसको लॉन्च करने के लिए, सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट देती है, जो कि एक बहुत अच्छा एक तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाता है इसरो का दूसरे कंट्रीज के ऊपर में जो होता है। डिटेल में इसको समझते हैं। द मिशन विल अटेम्प्ट द फर्स्ट एवर प्रिसीशन फॉर्मेशन फ्लाइंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे प्रिसीशन लेवल 1 mm के आसपास का लेने वाले हैं। यानी उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि 150 मीटर से दूर
आप कोई बुलेट फायर कर रहे हैं और प्रिसीशन लेवल वहां पे जहां टारगेट है वो 1 mm का होना चाहिए, यानी ये तो हम मैक्सिमम बात कर रहे हैं, इससे कम भी टारगेट जो एक्यूरेसी हो सकती है, यानी मैक्सिमम अगर डिफ्लेक्शन होगा तो 1 mm का डिफ्लेक्शन होगा। इतनी एक्यूरेसी के साथ में हम इसको लॉन्च करने वाले हैं और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडिया, where two satellites will fly together and maintain a fixed configuration in the space. स्पेस के अंदर में एक कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, 2 साल तक ये मिशन चलेगा और इस तरह के मिशंस को एक तरीके से सोलर मिशंस के कैटेगरी में लाया जाता है और सोलर की जो डिटेल स्टडी है वो इससे प्रॉपरली हो पाएगी। इससे पहले आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि चहल एकेडमी लाए हैं एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर, जिसमें हमारे जो फाउंडेशन रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं उनकी जो फीस थी 24,999 से सिर्फ 19,999 की कर दी गई है। जितने भी हमारे रिकॉर्डेड चीजें होती हैं उनमें सारी चीजें सी सेट से लेकर हमारे एसे राइटिंग और क्वेश्चन आंसर राइटिंग सब कुछ इंक्लूडेड होता है। और ज्यादा जानकारी के लिए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल क्लिक कर सकते हैं और डिटेल जो है वो ले सकते हैं। बात करते हैं इस मिशन की पर्टिकुलर, ये जो मिशन यहाँ पे अभी न्यूज में आया है और रिसेंटली अभी हम नियर फ्यूचर में इसको लॉन्च करने वाले हैं 4 दिसंबर को। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन ऑन 4 दिसंबर फ्रॉम द श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश। इससे पहले भी प्रोबा को लॉन्च किया जा चुका है इंडिया द्वारा, यानी प्रोबा 1 लॉन्च हुआ था 2001 के अंदर में, प्रोबा 2 लॉन्च हुआ था 2009 के अंदर में और अभी प्रोबा 3 लॉन्च होने वाला है 2024 के अंदर में 4 दिसंबर। ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी चाहिए कि इससे पहले ये कब हुआ था, यानी सोलर के मिशन के जो सिर्फ सोलर मिशन है इससे पहले भी हो चुका है। द मिशन एम टू स्टडी द सन्स कोरोना, जो सबसे आउटर मोस्ट और द सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है सन का, और वो इंडिया के पीएसएलवी से लॉन्च होगा ये सैटेलाइट। और ये जो सैटेलाइट लॉन्च होगा हमारे सन के चारों तरफ ये सन के चारों तरफ की जो कोरोना लेयर है उसको स्टडी करेगा अर्थ के चारों तरफ घूमते हुए। एक तरह का ये कोलैबोरेशन है बिटवीन द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द इसरो। यानी अगर इसको डिटेल में समझने की कोशिश करें तो यहां पे ये होगा हमारा अर्थ, दिस इज आवर अर्थ। अर्थ की अगर हम ये वाली चीज देखते हैं, दिस इज नियर अबाउट 60,000 किलोमीटर, जिसको हम बोलते हैं नियर अबाउट 60,000 किलोमीटर, दिस इज एक्चुअली नोन एज अपोजी। अर्थ के चारों तरफ ये हमारे जो सैटेलाइट्स होंगे ये इलिप्टिकल, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में होंगे। मान लीजिए ये हमारा, सपोज कर लीजिए ये अगर हम दूसरे डायरेक्शन से अगर इसको देखें तो दिस इज आवर अर्थ, दिस इज आवर सन, ये हमारा सन है मान लीजिए, तो ये हमारा अर्थ, तो ये इस तरीके से मूव करेगा। यहां सैटेलाइट्स होंगे हमारे, यहां सैटेलाइट्स होंगे ये हमारे, ओके। जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होता है अर्थ से, सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट उसको बोला जाता है पेरिजी। यहां सबसे ज्यादा स्पीड होती है सैटेलाइट की, और ये जो सैटेलाइट अभी लॉन्च करने वाले हैं यहां पे होगी इसकी 10 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा स्पीड होती है ये। वहीं पे अर्थ से 60,000 किलोमीटर दूर, 60,000 किलोमीटर दूर, लगभग 60,000 किलोमीटर दूर, ये पॉइंट को हम बोलेंगे एपोजी। तो एपोजी से 150 मीटर दूर, यानी ये जो डिस्टेंस है जस्ट एक 150 मीटर है, 150 मीटर दूर के डिफरेंस पे दो सैटेलाइट को यहां पे फिक्स किया जाएगा। एक जो सैटेलाइट होगा, ये वाला जो सैटेलाइट होगा, आगे जो सैटेलाइट है ये सन की जो मेन पार्ट है उसको हाइड करेगा, और जो बाकी वाला पार्ट है दैट इज कोरोना, वो जो पीछे ये जो डिटेल उसको स्टडी करेगा, और ये पीछे वाले सैटेलाइट को ये डेटा सेंड करता रहेगा। ये सैटेलाइट वापस से अर्थ को इस डेटा को ट्रांसफर कर देगा। अगर इसको एक दूसरी पिक्चर के थ्रू समझना चाहें तो हमारा ये जो है हमारा सन, दिस इज आवर सन। सन से अर्थ की दूरी आप जानते होंगे 15 करोड़ किलोमीटर हमारी एवरेज डिस्टेंस है फ्रॉम द सन। अर्थ से ये जो डिस्टेंस है दिस इज नियर अबाउट 60,000 किलोमीटर। यहां पे एक सैटेलाइट है और दूसरा सैटेलाइट यहां पे होगा। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 150 मीटर होगा। ये यहां से इस पर्टिकुलर एक्लिप्स बनाएगा।
यानी जब हम अब सन को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें जरूरी है कि हमारे जो सन का जो मेन सेंटर है, मेन जो पार्ट है, वहां से जो सनलाइट आ रही है वो हमारे कोरोना को एक तरीके से डिमिनिश कर देती है। अगर हम बाहर के कोरोना को स्टडी करना चाहते हैं, जो कि जनरली हमारे अर्थ पे जब देखा जाता है सोलर एक्लिप्स के टाइम पे ही इसको देखा जाता है। सोलर एक्लिप्स के टाइम पे अगर हम पूरे साल भर में देखें तो सिर्फ 10 मिनट का ही टाइम हमें मिलता है सोलर कोरोना के टाइम पे, यानी सोलर एक्लिप्स के टाइम पे उसके कोरोना को स्टडी करना। अगर हम इस तरीके से 10 मिनट का ही टाइम मिलेगा तो पूरी डिटेल स्टडी नहीं कर सकते। इसी वजह से इस सोलर मिशन प्लान को किया जा रहा है, जिससे हमें पूरे साल भर में लगभग 6 घंटे की स्टडी, प्रॉपर स्टडी हम कर पाएंगे। यानी नॉर्मल 10 मिनट से अगर हम देख रहे हैं, यहां पे बहुत ज्यादा इसका टाइम पीरियड हमें मिल जाने वाला है। एक साल के अंदर में 6 घंटे का टाइम और 2 साल के अंदर में 12 घंटे हम डिटेल स्टडी कर पाएंगे। और उसके अलावा जो टाइम पीरियड होगा, दो साल में से अगर इन 12 घंटे को निकाल दें तो बाकी चीजों की स्टडी इसमें की जाएगी। यानी मेन चीज है कि जो हमारा सन के चारों तरफ वाला कोरोना है उसको डिटेल स्टडी कैसे करेंगे। तो हमारा जो एक सैटेलाइट होगा, आगे वाला सैटेलाइट एक तरीके से ये शेडो बनाएगा और ये इसके जो सेंटर वाला पार्ट है उसको हाइड कर देगा, और जो बाकी वाला जो कोरोना वाला पार्ट है वो ये वाला जो दूसरा सेकंड सैटेलाइट है वो उसको स्टडी करेगा। अपने आप में एक बहुत बड़ा ये मिशन है, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें एक्यूरेसी चाहिए, लगभग 150 मीटर की एक्यूरेसी, प्लस में ये बिल्कुल आमने सामने होंगे तभी ये चीज हो पाएगी। अदरवाइज ये वाला अगर शेडो नहीं बना पाया तो ये वाला जो पीछे वाला सैटेलाइट है उसको डिटेल स्टडी नहीं कर पाएगा। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन, दैट इज कोरोना, को स्टडी नहीं कर पाएगा। आइए इसको फर्दर देखते हैं। Proba 3 will attempt the first ever precision formation flight, यानी ये जो दोनों सैटेलाइट होंगे ये अर्थ के चारों तरफ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस यानी 150 मीटर की डिफरेंस को मेंटेन करके चलेंगे। अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ऑर्बिट में इतनी एक्यूरेसी अचीव करना बहुत ही बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं है कि पहले अचीव नहीं किया गया है, लेकिन जो एक्यूरेसी लेवल थे वो सेंटीमीटर्स में थे। अभी हमें जो एक्यूरेसी लेवल है वो मिलीमीटर में अचीव करना है। यानी उदाहरण के तौर पे मान लीजिए इधर हमारा सन है, इधर हमारा पहला सैटेलाइट है और इधर हमारा दूसरा सैटेलाइट है। तो पहला सैटेलाइट इसको हाइड करेगा, इसके सेंटर पार्ट को हाइड करेगा, और जो इसका बाकी वाला पार्ट है वो पीछे से उसको स्टडी करेगा। अगर इसको यहाँ पे दोबारा से इसको समझने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके से होने वाला है। सो दिस इज आवर सन, ये जो आप देख पा रहे हैं दिस इज आवर सन, और इसके चारों तरफ आप ये जो लाइट देख पा रहे हैं दिस इज आवर कोरोना, दिस इज आवर कोरोना। तो जो हमारा पहला सैटेलाइट होगा ये सैटेलाइट इसको एक तरीके से हाइड कर देगा, और जो पीछे इसके सैटेलाइट है 150 मीटर डिस्टेंस पे ये जो सैटेलाइट है इसके ये जो बाहर वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है दैट इज कोरोना, इस कोरोना को स्टडी करेगा। यानी हमारा जो मेन ये जो सेंटर में जो पार्ट है इसकी वजह से हम साइड वाला पार्ट दैट इज कोरोना को डिटेल स्टडी नहीं कर सकते थे। अभी तक हम उसको डिटेल स्टडी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये वाला जो सैटेलाइट होगा ये इसको हाइड कर देगा सेंट्रल वाले पार्ट को, और जो पीछे वाला है वो इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को स्टडी करेगा। तो ये हमारा पूरा प्लान है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हमारी एक और मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। एक मिस्ट्री क्या है कि हमारा जो सन का कोरोना है यानी वहां का जो टेम्परेचर है वो लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस है। यानी अगर हम पूरे सन को अगर स्टडी करने की कोशिश करें तो सन के अंदर मान लीजिए दिस इज आवर कोर, जो कोर है हमारी कोर का जो टेम्परेचर होता है वो 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास है। उसके ऊपर होती है हमारी रेडिएटिव जोन, उसके ऊपर होता है हमारा कन्वेक्टिव जोन, उसके ऊपर होता है हमारा फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर वो पार्ट होता है हमारे सन का जिसको हम जितनी डेप्थ तक हम देख सकते हैं। फोटोस्फीयर के ऊपर होता है क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, और क्रोमोस्फीयर के ऊपर एक रैंडम में होता है हमारा कोरोना। हम मेनली इस बार इस कोरोना को ही स्टडी करने वाले हैं डिटेल के अंदर। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो सबसे हैरान करने वाली यहाँ पे जो मेन चीज है वो है यहाँ पे टेम्परेचर रेंज जो है वो बिल्कुल भी
थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कोर का जो टेम्परेचर है वो 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। वहीं पे फोटोस्फीयर और कोरोनोस्फीयर के बीच का ये जो रीजन है, जिसको हम सरफेस ऑफ द सन बोलेंगे, सरफेस ऑफ द सन बोलेंगे, इसका टेम्परेचर मात्र 6000 डिग्री सेल्सियस है, सिर्फ 6000 डिग्री सेल्सियस। और इस सन के कोरोना का जो टेम्परेचर है, कोरोना का टेम्परेचर है 10 लाख डिग्री सेल्सियस। और इस कोरोना से अगर हम 1500 किलोमीटर हाइट पे और देखते हैं तो यहां पे टेम्परेचर है 1400 डिग्री सेल्सियस। यानी थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी लॉ इस पे एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। यानी थर्मोडायनेमिक्स बोलता है या तो टेम्परेचर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यहां पे ना ही हमें इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है, ना ही हमें डिक्रीजिंग। सेंटर में बहुत ही हाईएस्ट टेम्परेचर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस, सडनली वो सरफेस तक 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, फिर सडनली वो 10 लाख डिग्री सेल्सियस यानी 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और उसके बाद कुछ 1400-1500 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये सिर्फ 1400 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। ये सारा ऐसा क्यों होता है, क्या फीचर्स हैं इस पर्टिकुलर कोरोना के, यही हम डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं। डिटेल में स्टडी करने का एक और पर्पस है, यानी सिर्फ ये मिस्ट्री और ये सिर्फ क्यूरोसिटी ही नहीं है। पता चला है साइंटिस्ट के थ्रू, स्पेशली हम बात करें तो यूजीन पार्कर नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1970s में उन्होंने एक थ्योरी रखी थी, यानी यूएसए के सामने, वहां की पार्लियामेंट में। उन्होंने बोला था कि जो सन का जो कोरोना वाला पार्ट है वहां से कुछ सोलर स्टॉर्म्स और सोलर विंड्स चलती हैं, जिनकी वजह से, और स्पेशली यहाँ पे जो कोरोनल मास इजेक्शंस हैं, ये सारी चीजें जो है हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। प्लस में हम नेविगेशन जो हमारे सिस्टम होते हैं उनको भी अफेक्ट करती है। प्लस में हमारे अर्थ के ऊपर जो पावर प्लांट्स चल रहे हैं, पावर प्लांट्स को भी अफेक्ट करती है। यानी ये तो एक मिस्ट्री हो गई। यानी हम सोचते थे कि सन का हमारे इन चीजों के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आज पता चलता है कि कम्युनिकेशन, यानी अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे इंटरनेट की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है सन के सोलर फ्लेयर्स के द्वारा। नेविगेशन के अंदर में प्रॉब्लम हो सकती है, लेटेंसी हो सकती है, और जो पावर प्लांट्स हैं उनके अंदर में एफिशिएंसी कम हो सकती है। ये सारी चीजें हमने सोची नहीं थी, लेकिन 1970s के टाइम पे जब और उससे पहले भी जब यूजीन पार्कर और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने जब बताया, और स्पेशली अगर हम बात करें तो हमारे इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट थे सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी जब ये बताया था, चंद्रशेखर, उन्होंने भी ये बताया था कि हमारे इनका इंपैक्ट पड़ता है हमारे इन सारे सिस्टम्स के ऊपर। और फ्यूचर में आप जानते हैं कि हम लोग कम्युनिकेशन के ऊपर ही ज्यादातर डिपेंडेंट होंगे। आज हम बिना इंटरनेट के अपनी लाइफ को एक तरीके से पॉसिबल, यानी सोच नहीं सकते कि हम जी भी पाएंगे बिना इंटरनेट के या नहीं, क्योंकि इंटरनेट सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं है, इंटरनेट के थ्रू सारा इकोनॉमी आजकल चल रहा है, सारा फूड सप्लाई इंटरनेट के थ्रू होता है, सारा मार्केट हमारा इंटरनेट के थ्रू होता है। ऐसे ही नेविगेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेम वे में पावर प्लांट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ऐसे, और इलेक्ट्रॉनिक चीजें, ऑब्जेक्ट्स ऐसी हैं जो कि सोलर फ्लेयर से अफेक्ट होती हैं। इसलिए जरूरी है कि इस पर्टिकुलर चीज को डिटेल में स्टडी किया जाए, ताकि इसका क्या क्या इंपैक्ट हमारे अर्थ पे पड़ रहा है और उसको किस तरीके से बचाया जाए, उसके बारे में डिटेल स्टडी कर सकें। यानी क्यूरोसिटी इज नॉट ओनली द रीजन, बट द रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर मिशन इज द इम्पैक्ट ऑफ द सोलर फ्लेयर्स ऑन द कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड द पावर प्लांट प्रोडक्शंस। ओके, अगर हम डिटेल में समझने की कोशिश करें तो प्रोबा 3 एक पहला ऐसा प्रिसिशन का फॉर्मेशन होगा। इसमें 2 सैटेलाइट्स होंगे जो एक दूसरे के साथ डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे। एक जो सैटेलाइट होगा वो कास्ट करेगा शेडो ऑन टू दी अदर, यानी पहले वाला, यानी अगर हम पीछे की सिर्फ आउटर चीज देखने वाले हैं तो ये वाला जो सेंटर वाला जो पार्ट है इसको हमें हाइड करना पड़ेगा, तभी हम बाहर की चीजें ठीक से देख पाएंगे। तो एक उसको शेडो बनाएगा, और दूसरे वाला एक तरीके से नेचुरल सोलर सिस्टम बनने की वजह से, क्योंकि आर्टिफिशियली जो सोलर सिस्टम है पूरे साल में सिर्फ 1.5 बार आता है, 3 साल में, अगर 2 साल में अगर देखें तो 3 बार आता है। तो ऐसे में सिर्फ हमें 10 से 12 मिनट का ही टाइम मिलता है पूरे सोलर एक्लिप्स के टाइम पे कोरोना को स्टडी करने का। लेकिन
इस प्रोसेस के थ्रू हम अर्थ के चारों तरफ घूम के, पेरिजी अपोजी में घूम के, वहां पे आर्टिफिशियली, एक तरीके से नेचुरल जैसा ही आर्टिफिशियली यहां पे हम सोलर जो एक्लिप्स है वो बना सकते हैं और बाहर की स्टडी हम कर सकते हैं। दिस इज द मेन मोटो बिहाइंड दिस पर्टिकुलर मिशन। This innovative method will enable unique solar studies never done before in space mission। दुनिया के यानी पूरी दुनिया में आज तक इस तरह का मिशन नहीं हुआ है और इंडिया यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलके इस मिशन को सक्सेसफुली एक अटेम्प्ट देने वाला है। फर्दर अगर हम बात करें तो इससे पहले भी जैसे मैंने बताया प्रोबा 1 और प्रोबा 2 नाम के जो स्पेस लॉन्च व्हीकल, स्पेस लॉन्चेस थे वो भी हुए हैं, यानी 2001 में और 2009 में भी इसको पहले लॉन्च किया गया था। पहले भी इसरो ने ही लॉन्च किया था और थर्ड भी अभी इसरो ही लॉन्च कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इसरो की कितनी इंपॉर्टेंस है आज वर्ल्ड में, कि पूरे दुनिया के जितने भी स्पेस एजेंसीज हैं, दे आर एक्चुअली डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन आर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो। साइंटिस्ट फ्रॉम दी स्पेन, बेल्जियम, पोलैंड, इटली एंड स्विट्जरलैंड, ये सारी कंट्रीज ने मिलकर ये सैटेलाइट्स को डेवलप किया है और हमारा जो रॉकेट होगा, इंडिया का रॉकेट होगा, पीएसएलवी एक्सेल रॉकेट होगा। अभी कौन सा सीरीज का रॉकेट होगा एग्जैक्टली इन्होंने प्रोक्लेम नहीं किया है। ये सारी चीजें जो होती हैं लॉन्च के टाइम पे ही एग्जैक्टली पता चलता है, लेकिन जहां तक है पीएसएलवी का एक्सेल वर्जन ही यहां पे लॉन्च किया जाएगा और उसके थ्रू ही ये सारे को डिप्लॉय भी किया जाएगा और ये कोलैबोरेशन होगा स्पेस रिसर्च के अंदर में। फर्दर अगर हम बात करते हैं, इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट जो आएगा 200 मिलियन यूरोस के आसपास आएगा। अर्थ के चारों तरफ, ये याद रखिएगा, अर्थ के चारों तरफ 600 का पेरिजी ये बनाएगा, यानी सबसे क्लोजेस्ट जो पॉइंट होगा, और 60,530 का अपोजी ये बनाएगा और ये दोनों के साथ में, दोनों के सैटेलाइट के बीच में डिफरेंस होगा 150 मीटर का। और ये जो पूरी ऑर्बिट होगा, यानी एक चक्कर ये जब ये सैटेलाइट लगाएगा अर्थ के चारों तरफ, उदाहरण के तौर पे दिस इज आवर अर्थ और ये हमारी ऑर्बिट है एंड दिस इज आवर सन। अगर ये हमारा सन है तो एक सैटेलाइट होगा यहाँ पे, एक सैटेलाइट होगा यहाँ पे, और ये पूरे चारों तरफ एक जो चक्कर लगाएगा ये लगाएगा हमारे अर्थ के चारों तरफ लगभग 19.7 आवर्स के अंदर में। The mission will consist of 2 satellites flying in tandem to form a solar coronagraph which help block out sunlight to reveal the solar corona। बाहर के सोलर कोरोना को रिवील करने के लिए सेंटर वाले पार्ट को हाइड करना भी जरूरी है। सोलर कोरोना विद टेम्परेचर रीचिंग 2 मिलियन से भी ज्यादा डिग्री सेल्सियस है। डेफिनेटली नोबडी नो इट्स एग्जैक्ट वैल्यू, यानी एक एवरेज अगर हम लगाते हैं 1 मिलियन से 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो सकता है। यानी अभी जो रिसेंटली कुछ टाइम पहले रिसेंट जो पास्ट में सोलर पार्कर लॉन्च किया गया और आदित्य लॉन्च किया गया, उन मिशन से पता चलता है कि इसका टेम्परेचर इसके बीच में हो सकता है। इज डिफिकल्ट टू स्टडी डायरेक्टली ड्यू टू इट्स ब्राइटनेस। डेफिनेटली जब भी आप कोई, मान लीजिए कि क्या दिन में आप तारे देख सकते हैं, लेकिन तारे तो दिन में भी होते हैं, तो मेन चीज क्या है, जब सन की लाइट, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट हमारे सन एक स्टार है, तो उसकी लाइट इतनी ज्यादा होती है कि उसकी लाइट की प्रेजेंस में हम दूसरे स्टार्स को स्टडी नहीं कर सकते। ऐसा ही सन के अंदर भी है कि सन के जो मेन जो कोरोना है उसका जो पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट, उसको हम स्टडी नहीं कर पाते क्योंकि उसके अंदर वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। हमें अंदर वाले पार्ट को यहाँ पे एक तरीके से डिम करना पड़ेगा या एक्लिप्स से उसको छुपाना पड़ेगा। सोलर स्टॉर्म्स और सोलर विंड जो है वो हमारे कम्युनिकेशन, नेविगेशन और पावर ग्रिड्स जो है हमारी, जो जिससे पावर लाइन से हमारी एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, वहां पे भी हमें लॉसेस देखने को मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सन। यानी ये जो हमें लॉसेस है, यानी जब पता चला तो सन के जो लॉसेस हैं वो हमें दिन में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर हम रात में कोई सपोज कीजिए किसी से टेलीफोन करते हैं, मोबाइल फोन करते हैं, तो वहां पे हम इजीली बात कर पाते हैं। वहीं पे जो दिन के टाइम में आपको डिस्कनेक्ट होने के केसेस ज्यादा दिखाई देंगे, तो इसके पीछे सिंपल रीजन है सोलर फ्लेयर जो कि सन की तरफ से आती है और जो कि मेन ऊपर के जो कोरोना होता है वहां से निकलती है। प्रोबा 3 एम टू प्रोवाइड न्यू इनसाइट इनटू दिस फिनोमिना, कि इसके पीछे क्या सच्चाई है, ये मिस्ट्री को सॉल्व कर सकता है। अगर हम सन के बारे में डिटेल स्टडी करें तो सबसे सेंटर, जैसे मैंने बताया, होता है कोर, जिसका एग्जैक्ट टेम्परेचर तो कोई नहीं जानता, लेकिन 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है।
उसके बाद नेक्स्ट जोन होता है रेडिएटिव जोन, देन वी हैव कन्वेक्टिव जोन, उसके बाद होता है हमारा फोटोस्फीयर, जो कि मैंने बताया कि सन को अगर आप नॉर्मली देखना चाहें तो कितनी डेप्थ तक देख सकते हैं, फोटोस्फीयर के आउटर मोस्ट पार्ट तक हम देख सकते हैं, यानी कोरोना को क्रॉस करके, कोरोना ग्राफ को क्रॉस करके अंदर जो फोटोस्फीयर का पार्ट है वहां तक हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ द नॉर्मल ग्लासेस। तो नेक्स्ट है हमारा क्रोमोस्फीयर, और क्रोमोस्फीयर के बाद है हमारा एक ट्रांजिशन जोन जो छोटा सा जोन होता है, और फिर सबसे बाहर में है हमारा कोरोना, जिसका टेम्परेचर हमें लगभग 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन के आसपास हो सकता है। ऐसे ही सन हम अपनी बॉडी में से कुछ फ्लेयर्स निकालता है, ऐसे ही कुछ इसके अंदर में सनस्पॉट प्रेजेंट होते हैं और प्रोमिनेंस होते हैं यहाँ पे, और कोरोनल होल्स भी होते हैं। इसको थोड़ा अगर समझने की कोशिश करें तो सनस्पॉट, सन के अंदर वो स्पॉट्स होते हैं, वो एरिया होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा हो जाती है, यानी सन के अंदर बहुत सारे आयरन के और बहुत सारे मेटल्स के, हाइड्रोजन के, हीलियम के, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मोस्ट अबंडेंट इज हाइड्रोजन, सेकंड मोस्ट अबंडेंट इज हीलियम, थर्ड मोस्ट अबंडेंट इज लिथियम। ऐसे अगर कम करके जाएं तो सबसे कम क्वांटिटी में एट प्रेजेंट यहाँ पे अभी आयरन प्रेजेंट है। लेकिन ये सारे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स इसके अंदर में प्रेजेंट है, ये मेटल्स के अंदर भी एक अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि सन पूरा एक यूनिफॉर्म बॉडी नहीं है जहां पे हर जगह एक प्रॉपर डेंसिटी है। जहां पे डेंसिटी ज्यादा हो जाती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा हो जाती है, और जो कोरोना से जो सनलाइट बाहर की तरफ निकल के आती है, वो सनलाइट जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वापस से अंदर की तरफ चली जाती है, यानी सन के द्वारा आउटर मोस्ट पार्ट के अंदर में जो हाई मैग्नेटिक फील्ड है वो सन के कोरोना से निकलने वाले पार्टिकल्स को ही ब्लॉक करने लग जाती है। अगर हम इसको समझना चाहें तो इस तरीके से आप यहां पे समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा है कोर जो सेंटर है, सपोज कर लीजिए ये बाहर का पार्ट है, तो जब यहां से हमारी एनर्जीज निकल के जाती हैं और यहां पे सपोज कर लीजिए बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो पार्टिकल जो यहां से एमिट होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड इसी को अपोज करने लग जाती है, और अपोज जब करेगी तो सनलाइट इस तक नहीं पहुंच पाएगी, और जब नहीं पहुंच पाएगी तो एनर्जेटिक नहीं हो पाएगा, और जब एनर्जेटिक नहीं हो पाएगा तो जब हम यहां से इसको देखेंगे तो ये हमें डार्क दिखाई देगा। यानी डार्क दिखने वाले ऐसे सनस्पॉट जो सूरज के ऊपर में दाग हैं, वो एक्चुअली में दाग नहीं है, वो एक्चुअली में वो पार्ट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाती है, सन के कोरोना के पार्टिकल्स वहां तक नहीं पहुंच पाते, ये जो रीजन है बहुत एक्साइटेड नहीं हो पाता, अपनी एनर्जी को एमिट नहीं कर पाता, और ये स्पॉट की तरह दिखाई देता है। ऐसे ही हमारे जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में इम्बैलेंसेस हो जाते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे सन के अंदर में से निकलते हैं सोलर फ्लेयर्स, जो कि लगभग 11 साल के बाद निकलते हैं सोलर जो फ्लेयर्स होते हैं, क्योंकि जब जब सोलर कोरोना का सन स्पॉट बनेगा तब तक हमारे फ्लेयर्स बनते रहेंगे। यानी एक जब सोलर स्पॉट सन स्पॉट बनता है तो अब फ्लेयर्स पे निकलते हैं, यानी एक कॉन्टिन्यूअस फिनोमिना है। लेकिन अगर एक के ऊपर फोकस करें तो लगभग 11 साल की इनकी साइकिल होती है, और ये प्रोसेस को एक तरीके से रिपीट करते हैं 11 साल के बाद। अगर हमारा मेन पर्पस देखा जाए तो सोलर एक्टिविटीज को हम ठीक से देख सकते हैं, इसका वेदर पैटर्न को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नेविगेशन को हम इंप्रूव कर सकते हैं, सोलर फिजिक्स जो है उसके फंडामेंटल्स को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, क्लाइमेट और स्पेस एनवायरनमेंट को पढ़ सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे और ज्यादा फोकस किया जा सकता है। हमें पता चलेगा कि कितनी एनर्जी, उदाहरण के तौर पे 320 वॉट जो एनर्जी है वो हमें मिलती है हमारे ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर में, 70 वॉट जो एनर्जी है सोलर द्वारा हमें मिलती है जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और या फिर हमारे पोलर और टेम्परेट रीजन्स है वहां पे। तो डेफिनेटली ये सारी स्टडी हमें तभी पता चला जब हमने डिटेल स्टडी की है सन की। आप जानते हैं क्या कि जो हम सन से हमें जो सनलाइट मिलती है, यानी सन से आने वाली जो सनलाइट है अर्थ की तरफ कितने टाइम में पहुंचती है। सपोज दिस इज आवर कोर ऑफ द सन, दिस इज आवर कोरोना और द आउटर मोस्ट एंड दिस इज आवर अर्थ। तो ये लगभग 8 मिनट 14 सेकंड में ये सनलाइट हमारे कोरोना से
अर्थ तक पहुंच जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये जो पार्टिकल है ये एमिट कहां हुआ था? एमिट एक्चुअली में कोर में हुआ था। कोर से सबसे पहले इसको सरफेस पे और कोरोना पे आना पड़ेगा। तो ये कोर से कोरोना तक कितने टाइम में आता है? लगभग 10,000 साल में। जी हाँ, बहुत ही देखने में, अब आपको सोचने में आप ये सोच नहीं पाएंगे कि इमेजिन भी करना पॉसिबल नहीं है कि 15 करोड़ डिस्टेंस जो है, किलोमीटर का डिस्टेंस, ये मात्र 8 मिनट 14 सेकेंड के आसपास में कर लेता है। वहीं से अंदर कुछ ही 1000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये 10,000 साल में करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो सनलाइट आज आपको मिल रही है वो जो पार्टिकल्स हैं सन में से लगभग 10 से 12,000 साल पहले निकले हैं उसके कोरोना से, और 10,000 साल पहले वाले पार्टिकल्स आज हमें यहाँ पे सन पे, अर्थ पे यहाँ पे मिल रहे हैं। यानी जिस टाइम पे सन खत्म भी हो जाएगा उसके 10, 12, 15,000 साल बाद तक भी सन हमें एज इट इज दिखता रहेगा। ये एक तरीके से मिस्ट्री थी और ये धीरे धीरे करके सॉल्व होती जा रही है, जैसे जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी को भी इंप्रूव किया है। बात करते हैं इनके पेलोड्स की। पेलोड वो मशीन्स होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम इन सैटेलाइट्स के साथ में लगाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कैमरा हो गया, थर्मोमीटर हो गया, ये पेलोड्स कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही कुछ पेलोड्स यहाँ पे भी लगे हैं। पहला पेलोड है एस्पिक्स। एस्पिक्स यहाँ पे जो पेलोड होगा, या फिर उसको हम कोरोना ग्राफ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट के जो कोरोना ग्राफ के जो हमारे पूरा डिटेल स्टडी है वो की जाएगी। ये ब्लॉक करेगा सनलाइट को ताकि हम कोरोना के आउटर पार्ट को, इनर रीजन को ठीक से पढ़ सकें। सेकंड जो पेलोड होगा दैट इज दारा, डिजिटल एब्सोल्यूट रेडियोमीटर। ये क्या करेगा? ये कंटिन्यूअसली जो यहां से एनर्जी निकल रही है यानी सोलर एनर्जी आउटपुट को मेजर करेगा। कितना कोरोना से एनर्जी निकलता है, कितने वॉट एनर्जी निकलता है या कितने कैलोरी एनर्जी निकलता है, जूल में भी इसको मेजर कर सकते हैं। पर सेकंड के बेसिस पे किस रेट से एनर्जी एमिट हो रही है डेफिनेटली उसको स्टडी कर सकता है। दारा नाम का ये हमारा इंस्ट्रूमेंट। डीज 3Ds यानी 3D इमेज बनाएगा। एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर टू मेजर द इलेक्ट्रॉन फ्लक्सेस हेल्प्स इन द स्पेस वेदर स्टडीज। यानी अगर इसकी हम बात करें, आप जानते होंगे वेल एनर्जी रेडिएशन बेल्ट, यानी हमारे अर्थ के चारों तरफ, सपोज कीजिए दिस इज आवर अर्थ, तो अर्थ के अंदर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, उसकी वजह से चारों तरफ इस तरीके से हमारी दो बेल्ट्स एग्जिस्ट करती हैं जिसको हम बोलते हैं वेन एलन रेडिएशन बेल्ट। वेन एलन रेडिएशन बेल्ट की अगर हम बात करें तो पहली जो बेल्ट है वो अर्थ से लगभग 2 to 4 टाइम्स द अर्थ रेडियस है। दूसरे की अगर हम बात करें तो लगभग 7 to 11 टाइम्स द अर्थ रेडियस है। यहां से जब सन से जो पार्टिकल्स एमिट होते हैं तो उसमें जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं वो इसके इन्फ्लुएंस में आने के बाद यहां से, यानी सारे पार्टिकल अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो हार्मफुल पार्टिकल्स को, जो सन की तरफ से हार्मफुल पार्टिकल्स आते हैं उसको डाइवर्ट कर देती है दूसरी डायरेक्शन के अंदर। तो ये हमारी वेन एलन रेडिएशन बेल्ट भी हमें बचाती है। अर्थ पे अगर लाइफ पॉसिबल है तो जस्ट बिकॉज ऑफ द वेन एलन रेडिएशन बेल्ट। ये बेल्ट अगर नहीं होगी तो हार्मफुल पार्टिकल्स सारे अर्थ तक पहुंच जाएंगे, डाइवर्ट नहीं होंगे दूसरी डायरेक्शन में, और अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो ये जो हमारी एनर्जी फ्लक्सेस हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लक्सेस हैं, उनको मेजर करेगा ये सैटेलाइट। ये बताएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन यहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है। हमारे जो वेन एलन रेडिएशन बेल्ट है, मैग्नेटिक बेल्ट है, ये एक मैग्नेटिक बेल्ट है जो हमारे आसपास में एग्जिस्ट कर रही है। तो 3 पेलोड्स इसके अंदर में यूज किए जाएंगे, यानी टोटल 2 सैटेलाइट्स हैं और 3 पेलोड इसके अंदर में होंगे। और फर्दर अगर इसको डिटेल स्टडी करना चाहे तो इसके अंदर में 2 सैटेलाइट्स हैं, एक को बोल रहे हैं हम अक्वल्टर और दूसरे को बोल रहे हैं हम कोरोनाग्राफ। अक्वल्टर का यहाँ पे मतलब है जो किसी चीज की इमेज यहाँ पे बनाएगा, यानी जो हाइड करेगा उसको, और कोरोनाग्राफ है जो उसको डिटेल स्टडी करेगा। यहाँ पे हम मिमिक करने वाले हैं नेचुरल सोलर एक्लिप्स को। जैसा कि मैंने बताया कि ये 6 आवर्स का ऑब्जर्वेशन देगा एक साल के अंदर में। नॉर्मली अगर नेचुरली एक्लिप्स आता है तो 10 मिनट के आसपास में रहता है, और पूरे साल में 1.5 सोलर एक्लिप्स आते हैं ऑन एन एवरेज।
तो आप लगा सकते हैं लगभग 10 से 15 मिनट का एक्सपोजर मिलता है और उसमें हमारे साइंटिस्ट को स्टडी करना होता है। लेकिन इसके थ्रू हम 6 घंटे का एक्सपोजर टाइम मिल जाएगा, अपने अपने खुद ही नेचुरली, यानी इसको हम मिमिक कर पा रहे हैं सैटेलाइट के द्वारा आर्टिफिशियल तरीके से। फर्दर अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर में जैसे मैंने अभी बताया आपको 6 आवर्स का हमें टाइम पीरियड मिल रहा है इसके अंदर में, और ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडीज हम कर सकते हैं। प्रिसीशन लेवल इसके अंदर में बहुत ज्यादा चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ पे फोटो दिखाया गया है। ये जो बाहर चारों तरफ दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्चुअली कोरोना, यानी इसने इसको हाइड कर दिया। अब ये जो पार्ट है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, इसको डिटेल स्टडी कर पाएगा। डेफिनेटली ये एक चैलेंजिंग टास्क है इंडिया के लिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए, बट डेफिनेटली हम इस चीज को अचीव कर लेंगे 100%। फर्दर अगर हम बात करते हैं तो प्रोबा 3 से हमें क्या बेनिफिट होगा, तो एक तो साइंटिस्ट के पास बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल हो जाएगा। हम जो अभी बताया मैंने आपको, कम्युनिकेशन, पावर प्लांट, ग्रिड्स के अंदर में और नेविगेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फर्दर इसमें बहुत सारी डिटेल्स और ज्यादा हो सकती है। हमारा 2 कंट्री के साथ में जो कोलैबोरेशन है और अच्छा होगा, हम और ज्यादा अच्छे रिलेशन बना पाएंगे दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के साथ में। पार्टनरशिप कुड फोस्टर द कोलैबोरेशन विद यूरोपियन स्पेस एजेंसी 3 प्रोबा टीम, यानी उनकी जो टीम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोबा 3 की टीम और जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की टीम है, दोनों कोलैबोरेट करके डेटा को स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसके बाद अपने अपने प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर आएंगे और दूसरे भी प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेंगे इन फ्यूचर में। अगर हम देखेंगे तो हम क्या क्या स्टडी और करने वाले, जो प्रोबा 3 से, प्रोबा 1 से, प्रोबा 2 से, प्लस में हमारा खुद का जो मिशन 2023 में जो हमने लॉन्च किया आदित्य लैग्रेंजियन 1, ये दोनों मिशन से हम डिटेल स्टडी कर पाएंगे फ्यूचर में सन की, और हमारे जो मिस्ट्री है मेनली कि क्यों इतना टेम्परेचर डिफरेंस है, कैसी एनर्जी है, और ये सोलर एक्लिप्स में हम डिटेल स्टडी नहीं कर सकते, तो इसके थ्रू हम यहाँ पे डिटेल स्टडी कर पाएंगे। इस तरह के सोलर से रिलेटेड पास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। कुछ ही साल पहले एक जूनो मिशन भी पूछा गया था। अभी रिसेंटली यहाँ पे आदित्य जो मिशन है उसके बारे में 2 बार क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। सोलर पार्कर में इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है जो कि नासा का मिशन था। ज्यादातर जो इंडिया जो हमारे जो यूपीएससी है वो ज्यादातर इसरो के मिशंस को पूछता है, यानी वेटेज के अगर हम बात करें तो लगभग 70% वेटेज इज गिवन टू द इसरो एंड अप्रॉक्सीमेटली 30-40% इज वेटेज इज एक्चुअली गिवन टू द अदर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। इसलिए ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इंडिया के मिशन के साथ साथ दूसरे मिशंस को भी हम डिटेल में स्टडी करें ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से ना छूट पाए। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।